हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कंप्लीट पैटर्न को समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपका पूरा पेपर का पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। अब ये फाइनल तैयारी है भैया, करो या मरो की लड़ाई है बच्चों। और इस टाइम अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा हिंदी का भैया यूं समझना कि निपटारा करने वाले हैं। तो बच्चों, आपका हिंदी का जो भैया क्वेश्चन पेपर रहने वाला है हूबहू सेम इसी तरीके का होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। बस क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होंगे, नहीं तो क्वेश्चन भी आपके काफी हद तक मिलते रहेंगे। ठीक, तो यूं समझना कि अब आपकी भैया 100 में 100 नंबर की लड़ाई है। तो हिंदी का जो पेपर है 100 नंबर का रहने वाला है। और मेरे प्यारे रसगुल्लों को तो अब तो भैया 90 प्लस फोड़ना ही है, क्योंकि इतना ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं। अब तो पूरा एकदम से भैया हम तैयार करवा ही चुके हैं। तो ये न्यू पैटर्न पर आधारित आपका सामान्य हिंदी का पेपर रहने वाला है। सेट नंबर आपका ये रहेगा बच्चों, इस तरह से भैया कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया रहेगा, डीआर, डीटी, डीएक्स, डीएच, वॉट एवर अदर कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं आपका आरएक्स। ठीक है, यहाँ पे एमपी, जेडएक्स ऐसे कुछ भी देगा। ठीक, नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, आपका अनुक्रमांक ये होगा। ठीक है, और बाकी भैया बेसिक से ये कुछ निर्देश दिए रहेंगे कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आपका होगा। बार बार ये चीज हम बोलते चले आए हैं कि जिसमें 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है बच्चों। पहले ढंग से पेपर को पढ़ लेंगे, इससे क्या होगा कि जो आपकी घबराहट होगी, हार्ट बीट होगी, थोड़ा कंट्रोल में हो जाएगी। फिर आप बड़े ठंडे मन से पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जो आपका पेपर होगा बच्चों वो 2 खंडों में डिवाइड होगा। संपूर्ण आपका जो पेपर होगा भैया वो 2 भागों में, खंड का और खंड खा में डिवाइड होगा। तो भैया स्टार्ट करते हैं खंड का से। खंड का जो होगा भैया, यहां से भी आपके 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और खंड खा से भी आपके 50 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। खंड का में पहला जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य से होगा और दूसरे वाले में, क्वेश्चन नंबर दूसरे में 5 बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य के होंगे। ठीक, पैटर्न आपका सेम यही रहेगा। जैसे पहले का दिया है बच्चों कि आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है। विकल्प आपका है रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर भैया संपूर्णानंद जी, या अध्यापक पूर्ण सिंह, या इन्हीं को सरदार पूर्ण सिंह कहा जाता है। तो भैया आचरण की सभ्यता पूछ रहा है ये किसकी रचना है? तो भैया अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। ठीक, अगर पूछ लेता बच्चों किस विधा की रचना है, तो भैया ये विधा अगर पूछ लेता किस विधा की है, तो ध्यान से समझिएगा भैया, ये एक निबंध है। क्या है? निबंध। ठीक, तो इतना भी याद रखना बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड चीजें भी आप याद रखो, क्योंकि विधा भी बहुत पूछता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है। भैया आ गया ना, इसको तो भैया 3 से 4 बार हम करवा चुके हैं कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। विकल्प आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भैया चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। भैया ये क्या है? इनका एक प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, अगर पूछ लेता किस विधा की रचना है तो इनका एक प्रसिद्ध निबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उसने कहा था। क्या है भैया? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था, ये कहानी के लेखक कौन है? विकल्प आपका है जय शंकर प्रसाद जी, या फिर आपका दूसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी करवा चुके हैं। उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की
ये एक प्रसिद्ध क्या है बबुआ, कहानी है। तो अगर विधा भी पूछ लेता किस विधा की रचना है, तो ये एक क्या है बच्चों, कहानी है। क्या है भैया, कहानी है। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप, जो कि एक निबंध है, तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया। मतलब कह रहा है कि ये जो निबंध है, ये भाई एक निबंध संग्रह जिसमें बहुत सारे निबंध होते हैं, तो ऐसा कौन सा निबंध संग्रह है जहां से ये उठाया गया है। विकल्प आपका है भारत की एकता, दूसरा है पृथ्वी पुत्र, तीसरा है कल्प वृक्ष, या फिर चौथा है कला और संस्कृति। तो बच्चों ये जो राष्ट्र का स्वरूप है, ये क्या है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, यानी इनका एक निबंध है। कहां से लिया गया है, तो इसको पृथ्वी पुत्र से उठाया गया है। ठीक है ना, कहां से भैया, पृथ्वी पुत्र से। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहादुर कहानी के लेखक हैं, बहादुर कहानी के लेखक आपको बताना है कि बहादुर जो कहानी है भैया, बहादुर कहानी के लेखक हैं। अब आप पंचलाइट भी अच्छे से पढ़े हो, बहादुर भी पढ़े हो, लाठी भी पढ़े हो, ठीक, कहानियों को, तो ये आपको तो भैया एकदम आसान लगेगा। आपका विकल्प है फणीश्वर नाथ रेणु जी, या मुंशी प्रेमचंद्र जी, या जैनेन्द्र कुमार जी, या अमरकांत। तो भैया जो बहादुर कहानी है वो अमरकांत के द्वारा रचित एक क्या है, बहादुर नाम के लड़के की कहानी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से भैया आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य से पूछे जाएंगे। अब उसके बाद शुरुआत होती है दूसरे क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन जो होगा, इसके अंतर्गत भी भैया आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरे का कह रहा है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग से है। तो भैया साकेत महाकाव्य के किस सर्ग से, ये उर्मिला का विरह वर्णन लिया गया है कहां से, साकेत से। लेकिन कह रहा है कि साकेत ये जो महाकाव्य है, इसके किस सर्ग से ये चीज लिया गया है। विकल्प आपका है चतुर्थ सर्ग, या नवम सर्ग, या फिर पंचम सर्ग, या तृतीय सर्ग। तो भैया ये कहां से लिया गया है, नवम सर्ग। किस सर्ग से, 9वें सर्ग से लिया गया है। अगर पूछता तो भैया साकेत किसकी रचना है, तो भैया ये साकेत क्या है, तो ये एक महाकाव्य है। इसमें भैया सर्ग कितने हैं, अगर पूछता है 12 सर्ग हैं। ये साकेत रचना किसकी है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, तो याद रखना, तो इससे रिलेटेड चीजों को भी याद रखना। बाकी हमने बताया कि साकेत के ये जो 9 सर्ग है, इसमें ही 9वें सर्ग में ही भैया उर्मिला का विरह वर्णन भाई है, विरह वर्णन। ठीक है, तो इससे संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भैया। हो गया ना, तो इतना चीजें भैया आप याद रखना। साकेत से संबंधित है क्या, एक महाकाव्य। किस भाई कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं टोटल। साकेत किसकी रचना है, किस या किसका महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी का। 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। तो ये चीजें सब आप याद रखना। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ख में कि कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं। तो भैया ये कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, ये आपको बताना है। विकल्प आपका है महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद जी। तो भैया ये जो कुकुरमुत्ता है, ये निराला जी की रचना है। किसकी रचना है, निराला जी की। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं। ये जो प्लासवन है,
ये काव्य संकलन है, तो किसका काव्य संकलन है ये आपको बताना है। विकल्प आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, या फिर बच्चों जयशंकर प्रसाद जी, या नरेंद्र शर्मा। तो बच्चों ये रचना है नरेंद्र कुमार शर्मा या कहीं कहीं नरेंद्र कुमार अकेले मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि छायावाद के नहीं है, ठीक। तो विकल्प आपका दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा जी, या फिर भैया अज्ञे जी। देखिए बच्चों, ये जो निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये तीन के तीनों छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो अज्ञे जी नहीं है, ठीक है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर हरिवंश राय बच्चन, या जयशंकर प्रसाद। तो भैया मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद जी की तो बिल्कुल भी नहीं है, इनकी सारी रचनाएं तो आपने प्रसिद्ध वाली पढ़ी है, ठीक। धर्मवीर भारती इनकी भी नहीं है, तो याद रखना ये है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना निशा निमंत्रण, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5-5-10 नंबर के भैया आपका बहुविकल्पी प्रश्न काव्य से और गद्य से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके नंबर को अच्छा बनाने में, ठीक। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा ना भैया, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, तो तीसरे में जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा वो गद्यांश दिया रहेगा। बेनिफिट ये है कि अथवा में देगा, आप चाहे जो करिए, अभी हम दोनों सॉल्व करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको भैया क्वेश्चन इस तरह से देगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश ये दे रखा है और इससे संबंधित 5 प्रश्न दिए जाएंगे और उसके बाद भैया प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, इस तरह से 10 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अब ये एकदम फिक्स वाले 100% श्योर वाले टॉपिक होते, ऐसा नहीं होता बच्चों कि ये अब की बार आया है तो दूसरे में नहीं आएगा। हम डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ करें, हम जितने करवा चुके हैं उनके बाहर का नहीं पूछा जाएगा, ठीक। इस बात को आप अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लेना। हम 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुके हैं इसके पहले भी, तो कहाँ से पूछेगा, सब वही आएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं एक भी नहीं छोड़ना है, हर क्लास को बढ़िया तरीके से अटेंड करना है। भले आप घर पर नहीं पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को भी कंप्लीट देखते हैं, डेफिनेटली आपकी तैयारी एकदम बेटर है, बस और कुछ नहीं आपको करना। तो दिया है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, अट्टर लिखा है तो अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। महती मतलब अत्यंत आवश्यकता, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन की पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अब आपको बताना है भैया ये किस पाठ, देखिए इसमें जगह जगह भाषा की बात कर रहा है, ठीक। तो भैया ये किस चैप्टर से है, तो इसका शीर्षक क्या है, अर्थात ये किस चैप्टर से है। तो ये चैप्टर है आपका, भाई भाषा शब्द आ रहा है ना, तो भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। अब उसके बाद भैया इसके लेखक कौन है बच्चों, तो भैया लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, ठीक। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अब कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, देखिए भाई इसमें भी वही चीज आ गया,
अब रेखांकित अंश का तो पता नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा हमको। हाँ, पहले ही लाइन में है। तो भैया रेखांकित अंश ये है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो यहां पर भैया आपको क्या करना है, इसका व्याख्या। अब व्याख्या में क्या चीजें होती हैं, कुछ भी नहीं करना, व्याख्या तो सबसे आसान होता है। आपको अर्थ भी नहीं पता, जो कुछ लिखा है उसी को थोड़ा बहुत बदल करके पूरा वही छाप दीजिए। तो ये कह रहा है भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा और लिखेंगे, लेखक कहता है कि भाषा और संस्कृति दोनों का गहरा संबंध है, यानी दोनों अभिन्न अंग है या दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब अगर संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो भाषा का भी विकास करना होगा। तो वही चीज है कि संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो कहने का मतलब यही है भाई कि क्या है कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो आप अगर इस धरती पर आए हैं तो संस्कृति का विकास होता रहेगा, ये परिवर्तनशील है और गतिशील है, यानी आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी हमेशा। ठीक, तो वही चीज है आप अपने शब्दों में लिख देंगे। अब उसके बाद कह रहा है नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। तो भैया इसमें देखिए नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। तो देखिए लिखा गया है कि नई भाव योजनाओं, देखो नए प्रयोगों की और नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज अति आवश्यक है। तो यहां पे अर्थ वही लिख देंगे, नई भाव योजनाओं को, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, बस हो गया भैया। आप वहां पे लिखेंगे, हालांकि पूरा लिखेंगे कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, तो लिखेंगे नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए ही नए शब्दों की खोज अत्यंत आवश्यक है। अब उसके बाद जैसे यहां पे अगला दिया है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे ऊपर ही लिखा है भाषा स्वयं संस्कृति का, यहां अट्टर लिखा है तो वही अटूट है, ये ठीक मिसप्रिंट हुआ है। तो भाषा ही क्या है भैया, संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, भाषा, भाषा ही संस्कृति का एक अटूट अंग है, अटूट अंग है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, किसके लिए भैया। तो देखिए यहां पर दिखा गया है कि सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो नई सांस्कृतिक हलचलों को तो यहीं से लिखेंगे नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक, नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए, शाब्दिक रूप देने के लिए, बाकी आप समझे तो आप पूरा वही लिखेंगे कि नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे रसगुल्लों को बड़े सिंपल तरीके से लिख देना है। तो भैया जो कुछ भी होता है इन प्रश्नों का उत्तर इसी में छिपा होता है, इतना याद रखना बच्चों। चलिए तो भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि ये सारे रिपीट होने वाले टॉपिक होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, जैसे अब तो ये तो हो गया। अब उसके बाद मान लेते हैं कि ये आपको करना ही नहीं है भैया, आपको कठिन जैसे लगता है, तो आपके पास विकल्प है ना बच्चों। अथवा में देखिए आपके पास एक और विकल्प है भैया, आपके पास बच्चों एक और विकल्प है। जैसे यहां पर दिया गया है पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो
जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती हैं तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक रूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लेने बिना रीता ना रहे, अर्थात इस भाग लिए बिना रह ना सके। इसका मतलब यही है। अब देखिए क्वेश्चन आपका पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ कैसे लिखते हैं बच्चों, ये तो भैया हर एक स्टूडेंट को भली भांति पता है। नहीं पता है तो हम फिर से एक बार बता देते हैं। जब भी डायरेक्टली पूछ ले कि शीर्षक और लेखक का नाम, तो जैसे हमने ऊपर लिखा वो लिख देंगे। नहीं तो आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के भैया जिस चैप्टर से हो, किस चैप्टर से है, कुछ याद आया तो ये है आपका राष्ट्र का स्वरूप, क्योंकि राष्ट्र के स्वरूप की ही बात कर रहा है हर जगह। राष्ट्र हर जगह दिख रहा है ना, तो क्या है, सामान्य हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। फिर आगे लिखेंगे इसके लेखक कौन है भैया, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा संदर्भ। अगर संदर्भ कहता है तो आप ऐसे लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्टली शीर्षक का नाम, लेखक का नाम। ठीक, शीर्षक बोले तो चैप्टर। अब कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो भैया इसमें भी रेखांकित नहीं पता, एक मिनट हम बता रहे हैं। हाँ, यहां से है रेखांकित अंश में ये चीज है भैया। यहाँ पे विज्ञान कहाँ गया, हाँ, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये चीज लिखना है। तो भैया इसका अपने शब्दों में व्याख्या कर देना है कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। कहने का मतलब यही यहाँ पे ये है कि विज्ञान और जो परिश्रम होता है दोनों को भैया, यानी दोनों के मिश्रण से ही या दोनों के मिलने से ही राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का निर्माण होता है। फिर आगे वही लिखेंगे कि ये जो कार्य है, यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा हमें क्या है, आगे बढ़ाना होगा। तो आप ऐसे लिख देंगे, हो गया, मिल गए पूरे नंबर। उसके बाद राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखिए। तो यहां पर वही जो चीज कहा गया भैया कि कहा गया, ये देखिए कह रहा है कि कहा गया, ऊपर से यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। उसके बाद कह रहा लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है। तो भैया सुप्त अवस्था अर्थात कब बताया है, तो यहां पर इन्होंने बताया है कि ध्यान से समझना। देखिए कहा है कि जिज्ञासा की नई किरणें, यहां पर किया है ना, यहां से पूरा से, कि राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती हैं तब तक ही हम सोए हुए के समान है। तो वही कह रहा है कब तक स्वीकार के। फिर आगे कह रहा है कि विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र के प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। तो यही वाला जो लाइनिंग है वही वाला पूरा हो गया कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। बस ऐसे लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो उत्तर होता है वो कितना आसान होता है भाई, पूरा का पूरा इसी में से छांट के लिखना होता है। ठीक, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलिए हो गया भैया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो आपका ये चौथा प्रश्न होगा भैया। कहेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का होगा और इसमें भी अथवा करके आएगा, इसलिए ये भी बड़ा ही आसान होता है। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं ढंग से। कह रहा है कि कोई प्यारा कुसुम कुमलाह गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मुलान हो कमल पग को चूमना चाहती है। देखिए बच्चों, ये किस चैप्टर से है, हमने ये करवाया भी है। अगर आपको याद हो, पवन दूती का पहला ही चैप्टर है कि कोई प्यारा, राधिका जी पवन को दूत बनाकर प्रभु श्री कृष्ण के पास मथुरा धाम के लिए भेजती हैं और कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। कहती हे पवन, यदि प्रभु श्री कृष्ण के मतलब महल में कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो, प्यारा कुसुम, कुमला, कुमला का मतलब कुमलाया हुआ, मुरझाया हुआ, गेह मतलब घर में हो, कि यदि तुम्हें प्रभु श्री कृष्ण के महल में कोई प्यारा सा कुम्हलाया हुआ या मूर्छित फूल पड़ा हुआ दिखाई पड़े, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसे अपने साथ लाना और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। और यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और हे पवन उनको इस बात का एहसास दिला देना, ये बता देना कि फूल सी एक बाला, कि इस फूल की तरह ही एक बाला, अर्थात एक स्त्री, बोले तो राधिका जी की बात कर रहा है, कि म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि जिस तरह ये पुष्प आपके चरणों को चूम रहा है, इसी तरह से आपके प्रेम के विरह में व्याकुल एक फूल जैसी बाला भी आपके चरणों को चूमना चाहती है। तो भैया इस तरीके से आप इसका अर्थ निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि अर्थ निकालना भी नहीं पता, कोई बात नहीं भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं निकाल पाएंगे तो उत्तर नहीं देंगे, फिर भी आप पूरे नंबर पाएंगे गारंटी के साथ, भाई हम बोल रहे हैं। देखिए भैया अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया देखिए संदर्भ की बात कर ले भैया, तो संदर्भ आपका अभी हमने बताया ना, आपका इसका संदर्भ क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिखा दे रहे हैं। तो भैया इसका संदर्भ क्या लिखेंगे आप, कि प्रस्तुत पद्यांश। अब जही भाई पद्यांश है तो पद्यांश रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, भाई किस चैप्टर से है, पवन दूतिका से लिया गया है। तो भैया पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे कि इसके लेखक, सॉरी यहां पर भी कवि चलता है, इसके कवि या रचयिता, इसके कवि कौन है भैया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, उपाध्याय सिंह उपाध्याय हरियौध जी हैं, ठीक है, याद रखना। इस तरह से भैया आप क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है, राधा ने अपनी तुलना किससे की है भैया, तो मुरझाए हुए फूल से, मुरझाए हुए फूल से, है ना, कितना आसान भाई, क्योंकि उन्होंने यही तो कहा कि जिस तरह से ये कुम्हलाया हुआ या मुरझाया हुआ फूल आपके चरणों को चूम रहा है, उसी तरह से एक फूल जैसी बाला आपके चरणों को चूमना चाहती है। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लो भैया इसमें भी नहीं पता भाई, बार बार हमको तो देखना पड़ रहा है। हाँ, ऊपर के ही 2 लाइनिंग में रेखांकित है, तो ऊपर के 2 लाइन कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो अब तो इसकी व्याख्या तो कर ही सकते हैं ना बउआ। हमने क्या बताया, लिखेंगे कि प्रस्तुत मतलब यहां पे लिखेंगे पंक्ति में, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि यदि प्रभु श्री कृष्ण के
महल में कोई मुरझाया हुआ फूल दिखाई पड़ जाए तो उसे क्या करना, अपने साथ लाना, यानी अपने साथ ले जाकर के उसे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। बस हो गया, व्याख्या हो गया। आगे, श्री कृष्ण के कमलवत मतलब कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो भैया राधिका जी चूमना चाहती हैं। ठीक है, राधा जी या राधिका जी। ठीक, तो यहां पर वही तो बोल रहा है ना कि भैया फूल जैसी एक बाला, अर्थात फूल जैसी बाला, अपनी स्वयं की बात कर रही हैं राधिका जी। फिर आगे कह रहा है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? तो भी क्या संदेश देना चाहती हैं, तो वही चीज तो संदेश देना चाहती हैं। तो लिखेंगे कि भाई राधिका जी मुरझाए हुए फूल के द्वारा पवन कहा सॉरी हाँ राधिका जी पवन दूतिका से मुरझाए हुए फूल के द्वारा यह संदेश देना चाहती हैं कि जिस तरह से ये पुष्प आपके चरणों को चूम रहा है, उसी तरह फूल जैसी एक बाला भी आपके चरणों को चूमना चाहती है। तो भैया वो तो ये लास्ट वाली 2 लाइन में ही कहा गया है। तो आप इस तरीके से बड़े सुंदर तरीके से भैया आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका पूरा एक्सप्लेन यानी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो बच्चों। हो गया ना, चलिए भैया आगे चलते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, अथवा में गद्यांश के साथ साथ भाई पद्यांश भी अथवा में देगा। जिसे गद्यांश में 2 रहेगा अथवा करके चाहे जो करिए, इसी तरह से बच्चों पद्यांश में भी अथवा करके रहेगा। इसलिए ये टॉपिक ना एकदम आसान बन जाता है। अब जैसे अथवा में एक दिया है, अथवा में एक दिया गया है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे ना कुछ भी नहीं पहचान, और खेल सकता तू नहीं ले हाथों में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। देखिए बच्चों, ये विज्ञान को अगर हम बात करें तो विज्ञान के बारे में कहा गया है पूरा का पूरा कि सावधान मनुष्य, भाई मनुष्य को सावधान करते हुए कहा जा रहा है यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे तस्कर मोह स्मृति के पार। तो भैया मोह मतलब मोह माया त्याग करके भाई इस विज्ञान को क्या करना है, आपको तस देना है, अर्थात एक ढंग पूर्वक तरीके से इसके साथ बर्ताव करना है। क्योंकि ये 2 धारी तलवार है भाई, विज्ञान के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो अपना ही अंग काट बैठोगे। जिससे वही क्या है, एक स्विच की भाई एक स्विच जो होता है बटन दबाने से पूरे कमरे में उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, लेकिन वही करंट अगर एक झटका भी मार दे तो आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है, ठीक, काम तमाम हो जाता है। तो वही चीज है कि भैया ये 2 धारी तलवार है। ठीक, आगे वही कह रहा है कि भैया तू अभी क्या शिशु है अर्थात नादान है, फूल कांटों की तुझे कुछ नहीं है पहचान। ये जो फूल कांटे हैं ना भाई, कांटे दुख का प्रतीक है, फूल सुख का प्रतीक है। तो भाई तू सुख दुख से अभी अनजान हो। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, तो तुम हाथ में तलवार लेकर के अर्थात विज्ञान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार, अर्थात इसकी धार जो बड़ी तीखी है स्वयं तुम अपने अंग को ही काट लोगे। अब इसमें कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, तो भैया इसमें भी संदर्भ आप वही चीज लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के किस चैप्टर से लिया गया है वो लिख देंगे। तो भैया ये चैप्टर कौन सा है, किस पाठ से लिया गया है? पाठ आपका है अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य। ठीक, हम लिख दे रहे हैं क्योंकि ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभिनव मनुष्य से है। अब उसके बाद भैया इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं ये। आगे कह रहा है कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है? तो भैया यहां पर आप इस अपने शब्दों में लिखेंगे, तो भैया यहां पर यही तो लिखेंगे कि विज्ञान के साथ, विज्ञान यही लिखेंगे ना भैया, विज्ञान के साथ खिलवाड़, विज्ञान के साथ खिलवाड़
ना करने को कहा है, ना करने को कहा है। ठीक, कि विज्ञान के साथ भाई खिलवाड़ ना किया जाए। अगर आप पद्यांश में फूल और कांटों किससे क्या तात्पर्य, अभी हमने बताया ना भैया, जो फूल है ये सुख की बात कर रहा है, प्रसन्नता की बात कर रहा है, और जो कांटे हैं भैया वो दुख की बात कर रहे हैं। ठीक, दुख का प्रतीक दे रहे हैं। आगे, कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग करने से क्यों मना किया है? तो भैया कवि ने कह रहा है विज्ञान रूपी जो तलवार है उसका प्रयोग करने से मना क्यों किया है? क्योंकि बच्चों यहां साफ साफ कहा गया कि काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधा। तो यहां पर लिखेंगे कि कवि ने विज्ञान रूपी तलवार से खेलने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि मनुष्य नादानी में अपने अंग की ही काट लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया भैया। तो आप देख सकते हैं, आप बड़े सिंपल तरीके से सारे, और रेखांकित अंश की व्याख्या, भैया ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया, तो इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है ये हम बता दे रहे हैं। इसमें ऊपर से लेकर, इसमें भी ऊपर के ही 2 लाइन हैं कि सावधान मनुष्य यहां पर भाई, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे तजकर मोह मृत्यु के पार। ठीक, इसका ही व्याख्या कर देना है। तो आप देख रहे हैं कितने सरल से सरल तरीके से हम इन सब का उत्तर दे सकते हैं। चलिए रसगुल्लों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, ध्यान से समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसमें का खा करके आएगा, और का में भैया बोल देगा किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है। टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। ठीक, जैसे भैया आपका दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिवंश मतलब हरिशंकर परसाई, तो आप देख रहे भैया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी शुरू के आप 1-2 याद कर लीजिए, 100% श्योर है उसी का आता है। ठीक, हमने इसको आपको अच्छे से बताया भी है। मैथिली शरण गुप्त जैसे आप याद कर, सॉरी वासुदेव शरण अग्रवाल याद कर लीजिए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस और कुछ नहीं करना। इसी तरह से भैया कवि का साहित्यिक परिचय, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, तो भैया इन दोनों के अच्छे से आप देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी इसको तो हर एक स्टूडेंट एकदम तैयार कर ही चुका होगा, क्योंकि ये तो एकदम 100 में 100 नंबर वाले टॉपिक हैं। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक, अथवा में दे दिया है कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। इस क्वेश्चन को भी हर एक स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर चुका होगा। हमने न जाने कितनी बार करवाया है, और फिर से एग्जाम के पहले भी करवा देंगे, डोंट वरी, टेंशन तो नहीं लेना है। अभी इसके पहले ही भैया हमने बहादुर और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य समझाया था, लाटी में भी बताया था, लाटी कहानी का उद्देश्य भी बताया है। लाटी कहानी का जैसे उद्देश्य में वो चीज लिखा जाता है कि भाई जो लेखक है वो क्या संदेश, कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है। जैसे भाई लाटी में क्या है, तो यहां पर लेख मतलब जो कहानीकार होता है वो एक महिला के ऊपर अत्याचार का भाई बड़ा ही सजीव चित्रण करता है, कि किस तरह से जो एक औरत होती है पति की अनुपस्थिति में किस तरह से परिवार वाले उसके यानी जो ससुराल में किस तरह से उसके ऊपर भाई प्रताड़ना करते हैं, किस तरह से उसको मतलब उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। और साथ ही साथ ये बताया गया कि अगर पति साथ में घर में नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, कोई मान सम्मान नहीं होता है, उसके साथ बुरे बर्ताव किए जाते हैं। मतलब यही सब कुछ बताया है और हमने अच्छे से समझाया भी है, ठीक है ना। तो एक बार वो वीडियो देख लेना जिसमें आपके तीनों संदेश मतलब उद्देश्य बताए हैं, और भैया पंचलाइट बहादुर लाटी कहानी का सारांश भी बताया है, ठीक है। तो सबका सब आप देख लेना। उसके बाद भैया स्वपठित खंड काव्य जो होगा इसमें से आपको भैया आपके यहां जो चलेगा, जैसे श्रवण कुमार कहीं पर चलेगा तो इसके प्रश्न का उत्तर दे देना है, कहीं रश्मि रथी चलेगा तो इसमें से किसी एक क्वेश्चन का, कहीं त्यागपति चलेगा तो भैया इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेगा किसी एक का, सब में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, एक का उत्तर देना है। कहीं आलोक वृत्त खंड काव्य चलेगा, इसके नायक कौन है कह रहा चरित्र चित्रण, इसको बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, इसके लिए हम जल्द ही वीडियो लाएंगे,
बस 1-2 दिन के अंदर ही इसको बता देंगे, ठीक है। आलोक वृत्त पूरा का पूरा खंड काव्य। फिर जैसे सत्य की जीत है, ठीक, उसके बाद मुक्ति यज्ञ है। तो इस तरीके से तो भैया जहां से आप बिलोंग करते हैं, जैसे अलीगढ़ में अलग चलता है तो भैया कानपुर में अलग है, प्रयागराज में अलग है, ठीक है। मतलब जैसे हर जगह होता ना, अब एकदम जरूरी नहीं, मतलब 4 से 5-6 जिले में एक एक चलते हैं, ऐसे कि यहाँ 5 से 6 जिले में ये चलेगा, 4 से 5 जिलों में ये चलेगा, आगे 5 से 6 जिले में ये चलेगा, इस तरीके से। अब उसके बाद आपका खंड खा शुरू होता है। खंड जो खा होगा बच्चों, वो आपका पूरा का पूरा, जैसे खंड का पूरा 50 नंबर का, इसी तरीके से खंड खा भी भैया आपका कितने नंबर का आएगा? 50 नंबर का। चलिए, अब जो खंड खा होगा, पहला क्वेश्चन 8वें का कहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। टोटल 7 नंबर का ये टॉपिक होता है, इसलिए याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा, ठीक है। 2 नंबर आपको मिलेंगे भैया किसके? तो 2 नंबर मिलते हैं भैया आपको संदर्भ के, 5 नंबर अनुवाद के। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, भाई जिस भी पाठ से है, जैसे यहाँ मयूरा अद्यापि तावन में बलमना पश्यसी, ये क्या है भाई? जातक कथा से लिया गया है, बस ऐसे लिख देंगे जिस चैप्टर से। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि मयूरा अद्यापि तावन में बलमना पश्यसी इति अति गर्वेण लुज्जायच त्वक्त्वा तावन महता। फिर उसके बाद दिया है शकुनी संघर्ष मध्य पक्षो प्रसार्यम नर्तिम तुमारब्धवान चा प्रतिच्छन्नो भूता। देखिए ये कहाँ से है? अगर आप देखें, कह रहा है कि मयूरा, मोर कहता है बड़े गर्व के साथ, जब हंसराज की भाई जो पुत्री होती है उसकी विवाह की बात होती है, बोलता है भाई, उसमें कहा जाता है कि अपने इच्छा अनुसार अपने पति का चयन कर ले। तो वहां पर होता है भाई भी मोर बड़े ही गर्व के साथ जब बोलती है कि मुझे ये स्वर्ण, जिससे मतलब एक सुंदर रंगों वाला, जिसकी गर्दन इतनी सजी हुई है एक शंख की तरह, इसी से शादी करना है। इतने में तो भैया वो फूल के एकदम मतलब अपने आप में और फूला नहीं समाता, वो तो सोचता है मैं तो सुंदर हूं। तो वही होता है कि मयूरा जो मोर कहता है कि आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखती हो। इतना बोलने के बाद अत्यंत गर्व के साथ, यानी बड़े ही गर्व के घमंड के साथ, वो अपनी लज्जा को त्याग करके पक्षी गणों के बीच में अपने पक्षों मतलब पक्षों का यानी पंखों को फैला करके नाचना शुरू कर देता है, ठीक है। और वो क्या हो जाता है? नाचते नाचते एकदम से निर्वस्त्र यानी नग्न हो जाता है। फिर स्वर्ण राजहंस लज्जित होकर के कहते हैं अस्या नयो ही अस्तिना। देखिए बोलते हैं यहाँ पे स्वर्ण राजहंस लज्जित होकर के कहते हैं, ना तो मतलब यहाँ ना तो इसे भाई क्या है, पंखों को फैलाकर नाचने में लज्जा आती है, और ना तो इसमें कोई मतलब हाँ वही चीज है कि ना तो इसमें कोई लाज शर्म है और ना इसे पंखों को फैलाने में कोई लज्जा आ रही है। फिर ये कहते हैं कि मैं इसे अपनी पुत्री नहीं दूंगा, अर्थात मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री कदापि नहीं दूंगा। अथवा में देखिए एक दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी भैया आपका काफी ज्यादा है कि महामना विद्वान वक्ता। ये तो न जाने कितनी बार बता चुके हैं बच्चों कि ये महामना मालवीय चैप्टर से है कि महामना मालवीय एक विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और एक कुशल पत्रकार थे, लेकिन इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यान अपश्यत, अर्थात ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहां पर ये शीघ्र ही उपस्थित होकर के हर तरीके से भैया उनकी सहायता करते थे। लोगों की सेवा करना ही क्या था इनका मतलब स्वभाव था। इस तरीके से मतलब इसको हमने अच्छे से समझाया भी था, ठीक है। देखिए तो इस तरीके से आपको अगर भाई कहा जाए तो आपके पास इसमें भी आपको चयन करने का पूरा छूट होगा। आप दोनों में कोई एक कर लेंगे। उसके बाद भैया आपका 7 ही नंबर का क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वें का खा होगा, इसमें भी आपका ये बच्चों 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें भी बोलेगा कि भाई आप क्या करिए कि संदर्भ सहित
दिए गए श्लोक का हिंदी में अनुवाद करिए। ठीक है, तो यहां पर दिया है कि दिए गए पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ अनुवाद करना है, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक या प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जिस भी पाठ से है, जैसे पहला है जयंती महाभागा जन सेवा परायणा, तो भैया ये किससे है, अभी जो चैप्टर इसके पहले वाला जिसमें बताए थे महामना मालवीय से, इससे। अथवा में है तो भैया ये क्या है, जातक कथा से है, तो जिस भी चैप्टर से है लिखेंगे लिया गया है। जैसे दिया है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्युभयम नास्ति ये शाम कीर्ति तनो क्वचित। देखिए कह रहा है कि जयंती ते महाभागा कि देखिए जन सेवा मतलब लोगों की सेवा में लीन जो महान व्यक्ति हैं उनकी जय हो। देखिए कह रहा है जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा कि लोगों की सेवा में लीन जो महान व्यक्ति हैं उनकी जय हो, क्योंकि कह रहा है कि जरा मृत्युम भयम नास्ति ये शाम कीर्ति तनो क्वचित, अर्थात जिनके यश रूपी शरीर को कभी भी मृत्यु और बुढ़ापे का भय नहीं होता है। ठीक, अथवा में दिया गया है बच्चों आपका एक कि ना में रोचते बर्दम व उलुक्ष्य राजीव विशेषणम अक्रुद्य मतलब आक्रुद्य मुखम पश्य कथम क्रुद्यो भविष्यति। देखिए बोल रहा है यहाँ पर कि ना में रोचते भद्रम व उलुक्ष्य राज्याभिषेचनम कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि भैया कह रहा कि आक्रुद्य मुखम कि बिना क्रोध के ही जब इसका मुंह ऐसा है तो भैया क्रोधित होने पर इसका मुंह कैसा होगा। देखो उल्लू कितना भी प्यार से देख ले ऐसा लगेगा कि भैया ऐसी आंखें फाड़ कर मतलब आंखें फाड़ फाड़ कर ही देख रहा है, क्योंकि उसमें भाई चाहे जितना वो प्यार से देखेगा उसकी आंख और उसका चेहरा ही वैसे ही लगता है। तो वहीं पर है कि भैया कि मुझे राज्याभिषेक अर्थात उल्लू का राज्याभिषेक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिना क्रोध के ही जब इसका मुंह ऐसा है तो क्रोधित होने पर इसका मुंह कैसा होगा। तो भैया ये वाला जो है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों हम 10 मॉडल पेपर आपका हल करवा चुके हैं इसके पहले भी, और सब में कहीं न कहीं तरीके अथवा में करके या ऐसे, तो उनमें से आपका अधिकांश ये वाला जरूर मिला है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं भैया। तो अब देखना है यहां से व्याकरण टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का, याद रखना किसी एक का भाई वाक्य भाई अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक, तो किसी एक का, जैसे ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ क्या होगा। तो भैया ईंट से ईंट बजाना तो अर्थ लिखेंगे, सबसे पहले अर्थ लिखा जाता है। अर्थ इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा सब कुछ नष्ट कर देना, सब कुछ नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना यानी सब कुछ नष्ट कर देना। 1 मिनट भाई, तो यहां से भैया ये अर्थ हो गया। अब वाक्य प्रयोग आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे महेश ने क्या किया भैया, महेश ने गुस्से में आकर ईंट से ईंट बजा दिया, बस हो गया। अब उसके बाद जैसे दूसरा है, इसका अर्थ क्या होगा, दूसरा क्या है, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होने का मतलब होता है कि कमजोर पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना। अंग अंग ढीला होने का मतलब होता है कमजोर पड़ जाना। जैसे महेश दिनेश के साथ लड़ाई कर रहा था लेकिन उसके अंग अंग ढीले हो गए, तो भैया अंग अंग ढीला हो जाना ये होता है। बट आपको तो किसी एक का करना है भैया, वहां पर 4 से 5 दिया रहेगा, हम सबके बता दे रहे हैं अर्थ। अगला है भैया, अगला दिया गया है कि आंखें 4 होना, तो भैया आमना सामना होना, तो यहां पे सामने सामने होना ऐसे भी लिख सकते हैं, सामने सामने होना। ठीक है, फॉल इन लव होना, आंखें 4 होना, ठीक ना। तो जैसे यहां पर क्या है, जैसे ही सुधा ने रमेश को देखा दोनों की आंखें 4 हो गई।
भाई दो दो मिलके चार हो गए, अर्थात एक दूसरे के आमने सामने होना। ठीक है, आमने सामने होना या सामने सामने होना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं भैया। अगला है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो भैया इसका भी अर्थ इस ये तो एक बार और आ चुका है। तो यहां पर जो समर्थ व्यक्ति होते हैं, समर्थ या जिसको सक्षम बोलते हैं, समर्थ व्यक्ति में कोई दोष नहीं होता, कोई लिखेंगे दोष नहीं होता, तो ये लिखेंगे। ठीक है तो ये भैया आपका हो जाएगा इस तरीके से, मतलब आपका क्या चीज, मुहावरा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काम की चीज है ये। अब उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना भैया, ये आपका अपठित गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश होगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा टोटल 5 नंबर का। कहेगा निम्नलिखित, मतलब अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दिया रहेगा, इससे संबंधित 3 प्रश्न देगा। जैसे कह रहा हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मापदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं और उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही। भैया क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है इसमें, क्वेश्चन शायद लिखना भूल गए हैं। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई भैया। 1 मिनट बच्चों, ये तो बहुत बड़ी, हाँ भैया क्वेश्चन भूल गए हैं, क्या करें। देखिए क्वेश्चन इसमें पहला था कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, ये पहला क्वेश्चन था। शीर्षक लिखिए, मतलब इसका भैया चैप्टर का नाम क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन था उपभोक्ता संस्कृति, उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ लिखिए, का अर्थ लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तीसरा है हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों हैं, हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों हैं। ये देखिए 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरीके से भैया 3 क्वेश्चन ये दिया गया है। अब इन सब का देखिए गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, जगह जगह सांस्कृतिक की बात कर रहा है। तो यहां गद्यांश का शीर्षक पाठ का नाम क्या लिखना चाहते हैं, तो नाम आप लिख सकते हैं इसका सांस्कृतिक मूल्य या सांस्कृतिक या संस्कृति का मूल्य। ठीक है, इसका क्या मूल्य है, ये चैप्टर का नाम हो सकता है। अगला उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ क्या है, तो यहां पर देखिए कह रहा उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही, तो इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये चीज लिख देना है। ठीक है, कि उपभोक्ता, उपभोक्ता होते कौन है, उपभोक्ता उत्पादक। भाई आप देखिए बायोलॉजी वाले पढ़े होंगे, जो भैया उत्पादक होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता क्या है, कि जो उन पर आश्रित होते हैं, जो वस्तुओं का लेन देन जो कुछ करते हैं। आप जैसे मनुष्य हैं उपभोक्ता, जीव जंतु हैं उपभोक्ता, ठीक, ये सब प्राणी उपभोक्ता में आते हैं। तो यहां पर वही चीज बोल रहा है, उपभोक्ता संस्कृति का क्या अर्थ है, तो वो चीज आप अपने शब्दों में कुछ भी बना के लिख। हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों है, तो ये भी आपको इसी में ढूंढ के लिख देना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कि भाई पहले में ही हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, इसीलिए भैया हम क्या है, हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। तो इस तरह से तो भैया आप इसी में ढूंढ कर ही इसका उत्तर लिख देना है आपको। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 के भैया का खा गा करके रहेगा,
अब सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले होंगे। जैसे 11 का दिया है कि मनोज और मनोज्ञ, भाई इसका क्या है, शब्द युग्म है, तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो इस वाले का भी 1 नंबर मिलेगा, इस वाले का भी 1 नंबर, इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मनोज मनोज्ञ दिया है, तो इसका अर्थ क्या है, मन का ओज या मन का, भाई इसका ज्ञान है। दूसरा, मनुष्य का जन्म, मन की सुंदरता, या फिर कामदेव सुंदर, या फिर मन के अनुसार और मन की बात जानने वाला। तो मनोज का मतलब होता है कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची है भैया मनोज। मनोज्ञ का मतलब सुंदर मनोहर, तो भैया कामदेव और सुंदर, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है सूर और सुर, तो इसको कई बार बता चुके हैं। विकल्प है अंधा, स्वर, वीर या देवता, फिर सोया हुआ और संगीत, विद्वान और देवता। भैया तो इस वाले सूर का मतलब होता है वीर, एक वीर पुरुष, और सुर का मतलब देवता, तो वीर और देवता यहां पर है। ठीक, ऑप्शन वाला बा वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको टिक करना है। चलिए भैया आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे अब खा में, खा वाले में आ जाते हैं भैया। देखिए खा वाले में आ जाएंगे, इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिख देना है, और मिल गए आपको टोटल 2 नंबर। जैसे आपके सामने 4 होगा, तो भाई किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। पहला है नाक, तो नाक का मतलब नाक नासिका, भैया आपकी जो नाक है नासिका, और इसका एक अर्थ स्वर्ग होता है, स्वर्ग, तो लिख दिया। बस ऐसे किसी एक के लिख देना है, 2 अर्थ हो गया। तो हम तो सबके करवा दे रहे हैं, डोंट वरी। एक है भैया वारिद, वारिद का मतलब होता है बच्चों, वारिद है, हम बात कर ले भैया बादल, और इसी का है मोथा। ठीक है, अब उसके बाद पयोधर है, तो पयोधर का होता है, पयोधर का भैया होता है तालाब, तालाब होता है। पयोधर का भैया बात कर ले तो पर्वत होता है। ठीक है, तो पर्वत हो गया, तो 2-2 लिख रहे हैं सबके। अर्क, अगला है भैया अर्क, अर्क का होता है इंद्र, सूर्य, रस, ये सब अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है ना, पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी, ये अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, वो चीज होता है अनेकार्थी। तो ये काम की चीज है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो भैया देखिए यहां पर अब देखना है, मजेदार सा क्वेश्चन दिया है आपको, एकदम कंफ्यूज करने वाला। पहला कह रहा है किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है। विकल्प है परोपकारी, सज्जन, कृतज्ञ और महापुरुष। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए कह रहा है जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसको क्या कहते हैं, अपकारी, दुष्ट, कृतज्ञ, हानिप्रद। तो ध्यान देना, किए गए उपकार को मानने वाला जो कहलाता है वो कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है भैया। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो अपने माइंड में इस बात को अच्छे से भाई फीड कर लेना, स्टोर कर लेना कि किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। ठीक है, तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, इस बात को ध्यान देना। ठीक, चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घा में भैया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिख देना है कि मोहन ने अलमारी खरीदा। अब आपको बताना है भैया अलमारी होता है कि अलमारी होता है, ये आपको शुद्ध कर देना है और आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, तो अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया होगा, लिखाया नहीं। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, तो भैया ये ऐसे छात्र थोड़ी होता है, यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है छात्र की प्रशंसा। महादेवी वर्मा
कवित्री थे, तो कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री होता है। ठीक है भैया, ये होगा महादेवी वर्मा कवियत्री थी। बस थोड़ी थोड़ी त्रुटियां होंगी, यही आपको परेशान कर सकती हैं। तो किसी दो को आपको शुद्ध करके लिख देना था। ठीक है, चलिए भैया आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारे प्यारे रसगुल्लों के लिए मजेदार क्वेश्चन, ठीक, जो हमने न जाने कितनी बार करवाया है कि रस छंद अलंकार, सारे ये 2-2 नंबर वाले टॉपिक होंगे और आसान होते हैं। जैसे भैया पहला दिया गया है कि वीर अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना। तो यहां पर लिखेंगे जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब बहुत सारे अभी हमने बताया ना, जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। या फिर भैया आप मतलब जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये उदाहरण लिख देना भाई। हास्य रस में यहाँ पे जैसे भैया यहाँ पर आप लिखेंगे कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो कोई भी जैसे भाई यहाँ पे जैसे हास्य ही को है ना, ऐसे कि दंगा भयो नंगा के विवाह में ऐसा कुछ था, जब प्रभु शिव जी है ना, शिव जी विवाह के लिए जा रहे थे तो एकदम मतलब पूरी उनकी हो क्या कहते हैं, जिसमें बिच्छू थे, सर्प थे, भूत प्रेत थे, तो उनकी शोभा देख करके हर कोई मजाक उड़ा रहा था। तो वहां का दृश्य, और भी ऐसे हास्य रस वाले उदाहरण हैं, ठीक है, जो आपको याद हो लिख देना। अब उसके बाद अलंकार में उपमा अथवा श्लेष अलंकार। उपमा तो भैया जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, उपमा अलंकार होता है। ठीक है ना, जैसे हमने बताया ना कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, इस तरह से। या सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। जैसे श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब जैसे हमने बताया ना गोंद, चिपकाना, जहां पर भैया क्या होता है एकदम गोंद की तरह चिपक जाए, ठीक, वो श्लेष अलंकार होता है। जिसे भी प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, तो लाल के दो अर्थ हैं। लाल जैसे हमने अच्छे से समझाया है, जाके फिर से देख लेना। रसछंद अलंकार तो 2.5 लाख से अधिक बच्चों ने अब तक देख लिया है, आप क्यों पीछे हो, देख लो जल्दी से। उसके बाद दोहा अथवा भाई कुंडलिया छंद का मात्रा सहित आपको लिख देना है भाई, लक्षण व उदाहरण। ठीक है, अब उसके बाद भैया हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का, ये देख रहे हैं 6 नंबर का। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, या जिसको लिपिक पद कहेगा, ठीक है, या प्रवक्ता पद कहेगा, या शिक्षक पद हेतु, ऐसे करके पूछा जाता है। अथवा में देखिए दिया है कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को। तो भैया इन दोनों को हम करवा चुके हैं, ठीक, प्लेलिस्ट भी बनाया है प्रार्थना पत्र वाला, जाके देख लेना। तो हम 6 प्रार्थना पत्र बताए हैं, 100 में 100% हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। उन 6 में भैया चाहे जितने सेट बन जाएं, कहीं बाहर का नहीं होगा। अथवा में जरूर एक ना एक दिया रहेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये चीज। अब उसके बाद भैया हम बात कर लें जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 होगा। जो क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा ना भैया, वो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन होगा, पूरे 9 नंबर का। बोलेगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे आतंकवाद समस्या, भाई कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण के निराकार के उपाय, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय खेल। तो देखिए सारे के सारे टॉपिक भैया आपके पास 5 टॉपिक, सब में लगभग 5 ही देता है, 4 या 5, 4 मिनिमम 5 अक्सर हमने देखा है। और ये भी इतने आसान होते हैं कि सबके सब करने लायक होते हैं। तो आपको इनमें से किसी एक विषय पर, भाई आतंकवाद ही जैसे उठा लिया, ठीक, कैसे लिखते हैं हमने अच्छे से समझाया है कि सबसे पहले आपकी हेडिंग जो होगी, ठीक भैया, एक चीज ध्यान देना,
आपके हमने जो बताया है 4-5 टॉपिक, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, महंगाई, ध्यान देना। तो ये हो गए, ये सबके सब ऐसे, बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, आतंकवाद हो गया, महंगाई हो गया, तो ये सबके सब लगभग एक जैसे, जैसे इसी का लिखना है। तो भैया आपको सबसे पहले रूपरेखा, जैसे स्टार्टिंग में हेडिंग बनाएंगे, रूपरेखा के अंतर्गत अब आपका जो मेन पॉइंट होगा, जो सबसे पहले जैसे भाई प्रस्तावना लिखना है तो आप प्रस्तावना लिख देंगे। प्रस्तावना के अलावा दूसरा चीज क्या लिखना है, तो दूसरा चीज आतंकवाद का अर्थ लिखेंगे, भाई जो चीज टॉपिक हो उसका अर्थ, तो आतंकवाद का अर्थ लिख देंगे। एक तीसरा टॉपिक आपका होगा आतंकवाद का कारण क्या है। चौथा होगा भैया इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। और पांचवी हेडिंग होगी भैया, सब में लगभग यही हेडिंग चलेगी, पांचवा होगा इसका उपसंहार। तो ये सब के सब, ये आपका पूरा का पूरा भैया, ये इतना पैटर्न भाई ध्यान देना। अगर आपके आते हैं कौन कौन से, तो जैसे अभी हमने बताया ना, पहला अगर महंगाई हो गया, ठीक है, महंगाई हो गया, दूसरा आतंकवाद हो गया, उसके बाद तीसरा बेरोजगारी हो गया, ठीक है, उसके बाद चौथा आपका, ठीक है, बेरोजगारी के अलावा भ्रष्टाचार हो गया। इन सब का टॉपिक सेम एक जैसे है, सब में यही हेडिंग आपको बनानी है और उसके बारे में आप अच्छे से लिख देंगे, ठीक। तो ये इस तरीके से, ये कुछ आपको बेसिक से रूल होते हैं, ट्रिक की समझ लीजिए, आपको भाई जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भैया आपका हिंदी का कंप्लीट पैटर्न हो जाएगा और उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले हिंदी में 90+ फोड़ कर आएंगे, ये हमारा दिल बोल रहा है, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो भैया आप भी, हमें लगता है कि आप उस मेहनत को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे और हमारे भाई सोचने के अनुसार आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, एग्जाम में झंडा गाड़ कर आएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपनी इस यूट्यूब फैमिली को जल्द ही 1 मिलियन करवा दीजिए, क्योंकि 1 मिलियन लोडिंग पर है, बस जल्द से जल्द हमें भी देखना है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।